नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं डिटेल में। अब यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका सिलेबस जो है वो मेनली ओरिएंटेड है सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में। तो यूनिट 3 को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, अगर हम मार्क्स के बाइफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। थर्ड है आपका फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। एंड दीज आर योर रेलेवेंट डॉक्ट्रिन्स, दैट इज टेरिटोरियल नेक्सस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी एंड कलरेबल लेजिस्लेशन। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आपका जो फाइनेंशियल रिलेशंस है वो आपका इंपॉर्टेंट है और जो कि 12.5 में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी डॉक्ट्रिन्स 5 मार्क्स ईच के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बट अगर इनको क्लब कर दिया जाए, मतलब 2-3 डॉक्ट्रिन एक साथ पूछी जाएंगी, तो उस केस में ये डॉक्ट्रिन्स आपके लिए 12.5 में भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद इन दोनों रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये दोनों मिला के 12.5 में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारा जो इंडिया की वर्किंग है उसमें बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर है, या फिर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो डिवीजन ऑफ पावर है। किस तरीके से डिवाइडेड है पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जब पावर डिवाइडेड है तो कहीं ना कहीं उनका एरिया, उनका वर्किंग का बॉर्डर्स, उनकी लिमिटेशंस, ये भी चीज़ें बताई हुई होंगी। ठीक है, तो सेंटर के लिए और स्टेट के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उनकी पावर की लिमिटेशंस हैं, मतलब वो किस हद तक अपनी पावर को एग्जीक्यूट कर सकती हैं और उनकी क्या एग्जैक्टली लिमिट्स हैं वो बताई हुई हैं शेड्यूल नंबर 7 में, जिसमें बेसिकली 3 लिस्ट की बात की है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसमें नोट्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या है, पार्ट नंबर 11 आर्टिकल नंबर 245 से लेके 255 तक। ठीक है, तो बेसिकली 10 आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है फॉर लेजिस्लेटिव रिलेशंस, मतलब इन 10 आर्टिकल्स में ही लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात की हुई है। बट अगर मैं आपके इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 245 से 255 तक तो आपका पूरा कंटेंट आपको पता ही होना चाहिए। बट आपको जो इसकी मेन स्टोरी है वो ये है कि ये रिवॉल्व करती है स्टोरी शेड्यूल नंबर 7 के। तो शेड्यूल नंबर 7 आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है शेड्यूल नंबर 7। तो बेसिकली रोमन्स में आपको मेंशन करना है। और जो शेड्यूल नंबर 7 है वो बेसिकली बात करता है 3 लिस्ट की, जो कि हैं यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली 3 लिस्ट दी हुई है शेड्यूल नंबर 7 में। तो इन शेड्यूल में जो लिस्ट दी हुई हैं, इस लिस्ट का क्या मतलब है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। बेसिकली इन लिस्ट में दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स, मतलब टाइटल्स, कि किन सब्जेक्ट मैटर पे लॉ कौन बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर लॉ बनाने की। उसके बाद जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, नाम से क्लियर हो रहा है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। एंड लास्ट आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर है लॉ बनाने की। अगर किसी भी जो सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ना बना दे। ठीक है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों लॉ बनाया और दोनों लॉ एक दूसरे के साथ है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रिपग्नेंट नहीं है, तो उस केस में दोनों लॉ एप्लीकेबल होंगे, किसी को भी हटाने की जरूरत नहीं होती। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल का रीडिंग, दैट इज टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज, दैट इज आर्टिकल नंबर 245। तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको मैं बता चुका हूं 3 लिस्ट होती हैं। पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो हमें पता है। जो पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव पार्ट जो है वो उसके पास पावर है कि वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है। देन स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है एंटायर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ इट, मतलब पूरे स्टेट के लिए या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई सब डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉ बनाने की। अब मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, अदर एंड लोकल अथॉरिटीज प्लस एडेड एंड सेमी एडेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास राइट है एंटायर स्टेट या फिर एनी पार्ट ऑफ इट के लिए लॉ बनाने की पावर्स है। एंड देन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर टेरिटरीज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी स्टेट, एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरीज के केस में पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 245। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अवेयर हैं, पार्लियामेंट कैन पास लॉज एप्लीकेबल टू सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया सच एज
आईपीसी मतलब क्या है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं या फिर कोई पर्सन जो इंडियन के खिलाफ कोई क्राइम करता है तो उस केस में आईपीसी में उसकी पनिशमेंट दी हुई थी। आज की डेट में उसे हम बीएनएस कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, उसको भी गवर्न करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, देन उसके बाद ये केस है, ये आप देख लेंगे, इसमें आपको फैक्ट्स एज वेल एज जजमेंट दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब बात आ गई उस लिस्ट की जो मैं बात कर रहा था। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, मतलब कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। और यूनियन लिस्ट में किसके पास पावर है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एग्जांपल डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज एंड बैंकिंग। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये सारी लिस्ट नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं। तो इनमें किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, बिकॉज ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आ जाओ स्टेट लिस्ट, दैट हैज 61 सब्जेक्ट्स। स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस। मतलब क्या है, एग्जांपल पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें किसके पास पावर थे, स्टेट गवर्नमेंट के पास। देन आ जाओ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन लेजिस्लेट। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों के पास पावर्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट, की वो लेजिस्लेट कर सकते हैं और लॉज बना सकते हैं। उसके बाद अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 254। मतलब क्या है, अगर दोनों ने लॉ बनाया ऑन कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों के लॉ एक दूसरे के खिलाफ है, मतलब सेंट्रल लॉ कुछ कहता है और स्टेट लॉ उसके अपोजिट कहता है, तो उस केस में सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा और स्टेट का लॉ क्या हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। देन उसके बाद पार्लियामेंट्स पावर टू ओवरराइड स्टेट लॉज। मतलब क्या है, पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स हैं कि वो स्टेट के लॉज को ओवरराइड कर सकता है। बेसिकली ऐसा 2 सिचुएशंस में वो कर सकता है। फर्स्ट सिचुएशन इज आर्टिकल नंबर 249, जहां पे राज्यसभा में है वो रेजोल्यूशन पास हो जाए कि 2/3 मेजोरिटी के थ्रू। राज्यसभा में कौन होता है, मेंबर्स ऑफ स्टेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए कि आप हमारे लिए लॉ बना दें, और वो लॉ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का है, बट अगर स्टेट के 2/3 मेंबर्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के 2/3 मेंबर्स अगर पार्लियामेंट से बोले कि आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए, तो उस केस में पार्लियामेंट आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी वो लॉ बना सकती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इफ राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन बाय अ 2/3 मेजोरिटी that it is necessary for parliament to legislate on a state subject in the national interest, parliament gets temporary power to legislate on that subject। तो बेसिकली टेम्पररी पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन की बात हो रही है वो रेजोल्यूशन कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है, फॉर 1 ईयर। 1 ईयर इसकी नॉर्मल लाइफ होती है, प्लस इसको 1 ईयर तक और एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड। और जब ये लॉ, ये रेजोल्यूशन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या फिर अगर नहीं एक्सटेंड किया जाता फॉर 1 ईयर, तो जो लॉ बनेगा इस रेजोल्यूशन के बेसिस पे बनेगा लॉ, और वो लॉ कब तक वैलिड होगा, फॉर 6 मंथ्स। मतलब जब ये रेजोल्यूशन खत्म होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी नेचर है, तो जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके टर्मिनेशन के बाद, इस रेजोल्यूशन के टर्मिनेशन के बाद जो लॉ एप्लीकेबल होगा, जो लॉ बनाया जाएगा, वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 250, जो ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। मतलब क्या है, इमरजेंसी इज अ प्रेसिडेंट रूल, जहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, एंड प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो लेजिस्लेट करते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट दैट इज गिवन अंडर स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है और इमरजेंसी लग जाए, चाहे नेशनल चाहे स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो बेसिकली अगर किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जो लेजिस्लेचर है वो किसका काम करेगा, स्टेट का नहीं करेगा, वो सेंटर का करेगा, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काम करेगा। और वहां पे जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी लॉ बनाने की राइट्स किसके पास आ जाएंगे, पार्लियामेंट के पास। और वो लॉ कब तक वैलिड रहेगा, जब तक इमरजेंसी है तब तक, प्लस इमरजेंसी के सेसेशन के 6 मंथ्स तक। मतलब आज जैसे मान लो इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तो आज से 6 महीने तक वो लॉ जो इमरजेंसी के टाइम पे बनाया गया है वो लॉ एप्लीकेबल रहेगा। और स्टेट के पास पावर्स कब आएंगी, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सेसेशन ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 251 एंड 252, ये आपके बेसिकली क्या है, स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट करे तो वो क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कराने के बाद लॉ बना सकते हैं। और अगर मान लो 2 या 2-3 स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया फॉर मेकिंग लॉ, और वो किसी ऐसे स्टेट को पसंद आ जाए वो लॉ कि उसको लगे कि मैंने रिक्वेस्ट तो नहीं किया था बट ये लॉ अच्छा बना हुआ है, इन स्टेट्स की वर्किंग अच्छी हो रही है इस लॉ के बाद, तो वो स्टेट चाहे तो उस लॉ को अडॉप्ट कर सकता है। For example, Wildlife Protection Act 1972 was initially applicable only to states that adopted it, but later Parliament extended to the whole of the country. ठीक है, Parliament can legislate on any subject, including state list, to implement national, international agreements, कन्वेंशन और ट्रीटीज।
तो बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या होता है या कन्वेंशंस क्या होता है या ट्रीटीज क्या होता है, बेसिकली ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात हो रही है। मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जब आपस में कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो बेसिकली उन कन्वेंशंस, ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स कराने की ड्यूटी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करा सकती है, बेशक वो उस ट्रीटी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेट लिस्ट में आता हो, बट क्योंकि वो ट्रीटी इंटरनेशनल है तो यहाँ पे नेशन की बात आ रही है, और जहां पे नेशन की बात आती है वहां पे पार्लियामेंट की लॉ की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। देन आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब सेंटर ने कुछ लॉ बनाया, स्टेट ने कुछ और लॉ बना दिया, और दोनों क्या है? इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ है। तो अब उस केस में क्या होगा? अगर वो लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में बनाया हुआ है तो उस केस में सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लिखा हुआ है द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स अनलेस द स्टेट लॉ हैज रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट। मतलब जैसे स्टेट का लॉ जब पास किया जाता है तो उससे फाइनल असेंट कौन देता है? गवर्नर। तो बेसिकली अगर उस स्टेट लॉ को फाइनल असेंट प्रेसिडेंट ने दी है तो स्टेट का, अदरवाइज वो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। अब प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद, क्योंकि वो बेसिकली प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से असेंट मिल गई, तो फिर जब पार्लियामेंट खुद ही असेंट दे रहा है तो वो क्यों अपनी बात को उल्टा बोलेगा अपने दूसरे लॉ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, इसमें ये केस है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, स्पेशल प्रोविजंस अफेक्टिंग लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें बेसिकली 2 आर्टिकल्स और हैं, ये एक्स्ट्रा है, डिटेल में मैं कवर करता हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आप वहां पे खत्म कर सकते हैं। दैट इज रिपग्नेंसी वाला जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई लॉ बनाया गया और दोनों खिलाफ हैं एक दूसरे के, स्टेट अलग कुछ कह रहा है, सेंटर अलग कुछ कह रहा है, तो उस केस में सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट का। तो बेसिकली क्या है, जो आर्टिकल नंबर 200 है वो गवर्नर के रोल की बात करता है, और वो कहता है गवर्नर कैन विद होल्ड असेंट टू स्टेट बिल एंड रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। मतलब क्या है? गवर्नर चाहें तो किसी बिल को रोक सकते हैं, और रोकने का रीजन क्या होगा कि उसे जब प्रेसिडेंट असेंट देंगे तब उसे पास किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट में इधर अप्रूव, रिजेक्ट और आस्क फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब या तो अप्रूव कर सकते हैं जो स्टेट का बिल है, या फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं। देन उसके बाद पार्लियामेंट्स पावर ओवर यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल नंबर 239A एंड 240। पार्लियामेंट इज पावर टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज इवन ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। क्योंकि यूनियन टेरिटरी का सीन अलग रहता है, वहां पे पार्लियामेंट की पावर होती है कि जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए लॉ बना सकते हैं। एग्जांपल, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज विद लिमिटेड पावर्स। मतलब इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो हैं, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है ना, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो हैं बट लिमिटेड पावर्स के साथ है। इसीलिए कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि कौन किसके पास क्या पावर्स हैं, ये कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है। देन उसके बाद ये केस लॉज हैं, ये आप देख लेंगे, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को मैं शॉर्ट में रखूंगा, शॉर्ट इन द सेंस कि कंप्लीट तो होगी बट जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे केस लॉज ये आपको खुद करने हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब लॉ मेकिंग रिलेशंस, मतलब लॉ जो बना रहा है वो स्टेट बना रहा है या सेंटर बना रहा है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो होता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वर्किंग ऑफ द स्टेट कैसे होगी, वो लॉ जो बनाया गया उसका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लाया जाए, कैसे इंप्लीमेंट कराया जाए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो ये आर्टिकल नंबर 256 से लेके 263 तक है, अंडर चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर 11। तो बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, आर्टिकल नंबर 256 से 257। तो बेसिकली ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू फॉलो पार्लियामेंट्री लॉज। मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं वो फॉलो कौन करेगा? स्टेट करेगा। मतलब स्टेट डिनाई नहीं कर सकता कि लॉ आपने बनाया तो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट को फोर्सफुली चाहे करना पड़े बट वो करना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज इन अ मैनर दैट इंश्योर्स कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। इफ, एग्जांपल है ये, इफ Parliament enacts a law on environmental protection, the state government must implement and enforce it। मतलब क्या है, अगर मान लो environmental protection के लिए कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? उसे इन्फोर्स कराना पड़ेगा और उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। Then control of union over states in certain cases, article number 257। executive power of a state shall not interfere with the exercise of executive power of the union। मतलब क्या है, executive power of union सेपरेट रहेगी, executive power of state सेपरेट रहेगी। दोनों क्या है, इंटरफेयर नहीं करेंगे आपस में, और वो क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली काम करेंगे।
यूनियन कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट इन मैटर्स रिलेटेड टू फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज। मतलब क्या है, रेलवे इज अ पार्ट ऑफ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, बट रेलवे का जो मेंटेनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, वो किसी ना किसी स्टेट से होते हुए निकलता है। जैसे मान लो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ यूपी, सिमिलरली इलाहाबाद रेलवे स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ यूपी, दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली। तो बेसिकली जहां पे जो जिसके पार्ट में आ रहा है, जिस स्टेट के पार्ट में स्टेशन आ रहा है या रेलवे का कोई भी डिवीजन आ रहा है, तो उस केस में पार्लियामेंट जो है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट को ऑर्डर्स दे सकता है कि उसको कंस्ट्रक्ट कराए, उसको मेंटेन करे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज, जो एनएच होते हैं वो भी, मतलब नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो भी डिफरेंट स्टेट्स को कंट्री में कनेक्ट करते हैं, और वो कनेक्टिविटी के बीच में जैसे मान लो आपका कोई ऐसा हाईवे है, जैसे कोई ऐसा हाईवे है जो डिफरेंट स्टेट से होते हुए पास हो रहा है, सपोज दिल्ली एंड यूपी से पास हो रहा है, तो जहां पे दिल्ली के बॉर्डर्स शुरू हो रहे हैं और जहां पे खत्म हो रहे हैं वहां तक एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा, दिल्ली का होगा, वहां पे तक जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की होगी। एंड देन आफ्टर यूपी गवर्नमेंट का जैसे यूपी बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, यूपी से स्टार्ट होकर आगे जहां तक यूपी खत्म हो रहा है वहां तक जिम्मेदारी किसकी होगी, यूपी गवर्नमेंट की होगी। इंश्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट ऑन वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, मतलब क्या है, रिवर्स के लिए अलग आर्टिकल है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन सेंटर कैन डायरेक्ट अ स्टेट टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन ऑन नेशनल हाईवे इवन दो रोड ट्रांसपोर्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन स्टेट्स या फिर सेंटर एंड स्टेट्स, तो उस केस में किसका रोल है, प्रेसिडेंट का रोल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट का रोल है कि वो रिजॉल्व करे डिस्प्यूट्स को जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल, डेलीगेशन ऑफ यूनियन फंक्शंस टू स्टेट, आर्टिकल नंबर 258 एंड 258A। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरी ड्यूटी है आपको लॉ पढ़ाना या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ओवरबर्डन हूं, तो उस केस में मैंने किसी XYZ टीचर को अपॉइंट कर लिया और उनसे बोला कि आप यहां से कंटिन्यू करो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या करा, अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया, किसी और को दे दी पावर्स अपनी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर मान लो यूनियन गवर्नमेंट और बर्डन हो, यूनियन जो है और बर्डन हो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो उस केस में यूनियन जो है वो डेलीगेट कर सकती है टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर फंक्शंस जो कि यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल, अ प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट सर्टेन यूनियन फंक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्टेट एग्रीज। मतलब स्टेट को एग्री करना पड़ेगा। अब जैसे मैं अगर कोई टीचर अपॉइंट करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टीचर को एग्री तो करना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए। अगर वो एग्री नहीं करेगा तो डेलीगेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 258 का क्लॉज 2, अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट में परमिट स्टेट ऑफिशियल्स टू कैरी आउट फंक्शंस रिलेटेड टू यूनियन सब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, अगर मान लो यूनियन गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए जो यूनियन सब्जेक्ट पे, ऑब्वियस सी बात है यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो यूनियन सब्जेक्ट्स पे ही होगा, मतलब जो शेड्यूल नंबर 7 में यूनियन लिस्ट है उसी में से किसी सब्जेक्ट पे होगा। और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है तो उस केस में पार्लियामेंट क्या है, स्टेट ऑफिशियल्स जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको परमिट कर सकती है कि उस सब्जेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेट करें या फिर कोई भी फंक्शंस कैरी ऑन करते रहें। Then 258 capital A, states can voluntarily entrust their administrative functions to the union subject to mutual agreement। मतलब स्टेट भी अपने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो यूनियन को इंट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं। और क्या जरूरी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब दोनों स्टेट एंड यूनियन को म्यूचुअली एग्री करना पड़ेगा। सम स्टेट पुलिस फोर्स असिस्ट सेंट्रल एजेंसीज इन हैंडलिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। एग्जांपल ये है इसका। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल नंबर 261 से 263। तो बेसिकली पब्लिक एक्ट्स, रोड्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, आर्टिकल 261। फुल फेथ क्रेडिट शैल बी गिवन टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग फॉर ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट। मतलब जो भी पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसको क्या मानेंगे, क्रेडिटेबल मानेंगे, मतलब क्रेडिबल मानेंगे, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया नहीं जाएगा। देन मैनर इन विच सच एक्ट्स रिकॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जैसे आरटीआई लगाई जाती है तो आरटीआई का जवाब किस फॉर्मेट में दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। बट जो भी जवाब दिया जाएगा उसको हम क्रेडिबल मानेंगे और उस रिकॉर्ड को हम ऑफिशियल मानेंगे। जैसे क्राइम का रिकॉर्ड के लिए है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि हर ईयर अप्रोक्सीमेटली हर ईयर रिकॉर्ड्स पब्लिश करता है कि स्टेट में या पूरे देश में कितने लेवल पे क्राइम हो रहा है, क्या क्राइम रेट है और कितना कम हुआ कितना बढ़ा। ठीक है, देन उसके बाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, आर्टिकल नंबर 262। मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रिवर्स के बारे में, तो रिवर्स बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से रिवर्स को किस स्टेट में कितना पानी देना है, किस स्टेट में डैम बनना चाहिए, किस में नहीं बनना चाहिए, ये मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स से रिलेटेड है। और जो डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वो मैनेज कौन करता है, सेंटर करता है, जस्ट लाइक हाईवे या फिर रेलवेज। बट उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, स्टेट देखता है।
पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन इंटरस्टेट रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब वाटर रिसोर्सेज या रिवर्स हैं उस पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा। देन उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्टिकल नंबर 263, तो प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट, टू कोऑर्डिनेट एंड टू डिस्कस। मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट एंड एडवाइस, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उस पर इन्वेस्टिगेट करे और एडवाइस करे। कोऑर्डिनेट पॉलिसीज, मतलब जो पॉलिसीज बनी हैं उसको कोऑर्डिनेशन में लाए और जो पॉलिसीज एक दूसरे के खिलाफ हैं उनको एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में लाए ताकि उन पॉलिसीज को इन्फोर्स कराया जा सके। डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब क्या है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कैसे मैक्सिमम एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है वो चीज भी डिस्कस करना किसका काम है, इंटर स्टेट काउंसिल का, जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बनाई गई है। स्पेशल प्रोविजंस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो फर्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजंस एंड यूनियन कंट्रोल। तो बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंट रूल, ये आप लोगों को पता ही होगा कि इमरजेंसी बेसिकली 3 टाइप की होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी में पूरे देश में जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। एंड देन स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जहां पे स्टेट मशीनरी फेल हो गई तो स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, और जहां पे ऐसी इमरजेंसी लगती है वहां पे प्रेसिडेंट रूल शुरू हो जाता है, मतलब प्रेसिडेंट की गवर्नेंस शुरू हो जाती है और उस स्टेट गवर्नमेंट को स्टे लगा दिया जाता है, मतलब रोक दी जाती है, वो कंटिन्यू बाद में करेगी आफ्टर सेसेशन ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब वो गवर्नमेंट फिर से रन करेगी। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब जब देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा होगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी पे लगा दिया जाता है। एंड देन ऑल्सो दैट इज अ रूल ऑफ प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी, यही चीज मैंने आपको बताई, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, केस लॉज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो बेसिकली ये केस लॉज हैं, ये आप खुद से करेंगे क्योंकि मुझे वीडियो को शॉर्ट में खत्म करना है। अगर लॉन्ग में चले जाएगी तो आप लोग भी बोर होंगे और अननेसेसरी फायदा नहीं है इतनी बड़ी वीडियो बना के। ये आप खुद भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रोल ऑफ कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को कैसे स्ट्रेंथन किया, तो सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, टेक अवेज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो ये आप देख लेंगे। ये इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, सारी डिटेल चीजें मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, तो आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम फाइनेंशियल रिलेशंस पे आते हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया। तो बेसिकली आपको इसमें फाइनेंशियल रिलेशंस आपके बहुत सारे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल रिलेशंस की तो आर्टिकल नंबर 265 से शुरू होते हैं, 264 से शुरू होते हैं और 293 तक जाते हैं। तो आपको सारे आर्टिकल्स मेमोराइज करने की, रटने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपको बता देता हूं, बाकी नोट्स में आपको पूरे स्क्रॉल कर दूंगा तो आप उसको देख लेंगे अच्छे से आराम से पॉज करके वीडियो। तो आपको मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कंसोलिडेट फंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कंटिजेंसी फंड। तो बेसिकली 2 फंड होते हैं इंडिया के, कंसोलिडेट फंड एंड कंटिजेंसी फंड। तो बेसिकली कंसोलिडेट फंड क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 तरीके के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की बात करूं, कंसोलिडेट फंड ऑफ, तो बेसिकली 2 फंड्स होते हैं। जैसे कि वर्ड क्लियर है, इंडिया मतलब पूरे देश की बात हो रही है और ये पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है। तो कंसोलिडेट फंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट, तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसी अकाउंट में होती है, ठीक है। सिमिलरली जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है वो इंडिया का अकाउंट है बेसिकली, जिसमें जो टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं जीएसटी के फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस जो लोन गवर्नमेंट ले रही है, जो लोन का रीपेमेंट हो रहा है, वो सारी ट्रांजेक्शन किससे होती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। अगर कोई लोन दिया भी जा रहा है, सपोज स्टेट को लोन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को लोन देती है तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो मतलब क्या है, बेसिकली कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इज एन अकाउंट ऑफ इंडिया जहां पे सारी चीजों का ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी, सारी चीजें कंसोलिडेट फंड से जाती हैं, डिसबर्स होती हैं, प्लस कलेक्ट भी यही होती है, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात करूं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। तो बेसिकली कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जो हम इमेजिन नहीं कर सकते नॉर्मल लाइफ सिनेरियो में, ठीक है। कंटिजेंसी मतलब कोई सिचुएशन बेस्ड, कोई कंडीशन बेस्ड, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की इंस्टेंट जरूरत पड़ जाए, कंसोलिडेट फंड का एक एक पैसा हम लोग मैनेज कर लेते हैं जो बजट पास होता है उसके थ्रू कि कौन सा पैसा कहां पे एलोकेट होने वाला है। बट कंटिजेंसी फंड ऐसा फंड होता है जो हम लोगों ने सिचुएशन इमेजिन ही नहीं करी, और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उस केस में पैसों की जरूरत कहां से खत्म होगी, पूरी होगी, कैसे होगी, तो
वो चीज़ के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कंसोलिडेट फंड में तो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी आते हैं वो कंसोलिडेट फंड में आते हैं, ठीक है। बट कंटिजेंसी फंड में पैसा कहां से जाता है? तो कंसोलिडेट फंड से पैसा जाता है कंटिजेंसी फंड में, जब इसमें इसकी जो गैप है, इसकी जो लिमिट है वो खत्म होने लगती है, तो कंसोलिडेट फंड से पैसा इसमें डाल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से लोन लेना पड़े, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन लेना हो तो उस केस में जैसे हम लोग अगर लोन लें तो हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सिमिलरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लोन लेगी तो उसको कंसोलिडेट फंड का जो उसका कैप होगा, मतलब जितना उसका ज़्यादा हैवी फंड होगा या जितना लाइट फंड होगा उसके हिसाब से उसको कितना लोन मिल सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये डिसाइड की जाती है फॉर ग्रांटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बीच में अगर लोन दिया जा रहा है तो उसके लिए कंसोलिडेट फंड की कैपेसिटी देखी जाती है कि इस पर्सन, जैसे हमारे लिए कैपेसिटी देखी जाती है कि हमारी अर्निंग कितनी है, सिमिलरली इंडिया के पॉइंट पे या फिर कंट्री के पॉइंट पे कंसोलिडेट फंड को देखा जाता है कि उस कंट्री की अर्निंग कितनी है, कि वो रीपेमेंट कितने हद तक कर सकता है। देन उसके बाद आ जाओ स्टेट के मामले में। अगर स्टेट को लोन लेना हो तो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट को देखा जाएगा, मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्टेट को कंसोलिडेट फंड को देखेगी एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसको लोन दिया जाएगा। अब आ जाओ बात करते हैं कि अगर मान लो स्टेट ने लोन ले लिया ऑलरेडी और फिर से वो लोन की रिक्वायरमेंट करती है या फिर से कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जैसे हम लोग हैं तो हमें एनओसी चाहिए होती है, वैसे ही स्टेट को भी एनओसी चाहिए होगी फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फंड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, अपने आंसर में लिखने हैं। इसमें सारे आर्टिकल आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट कंटेंट आप इसमें से देख सकते हैं मेरे नोट्स में से, जिसमें इनकम टैक्स की भी बात की हुई है, प्लस आपके जो लेन देन है, मतलब ट्रांजैक्शन है, बोरोइंग है, उसकी जो मैंने भी आपको बताया, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बोरो करेगी सेंट्रल से एंड सेंट्रल फ्रॉम इन IMF, ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस पावर्स, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर टू लेवी टैक्सेस, मतलब क्या है, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, बेसिकली ये 2016 में आया था, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। देन उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस, मतलब कुछ स्टेट के भी टैक्सेस होते हैं, जैसे स्टेट एक्साइज ऑन लिकर, मतलब लिकर में या फिर ड्रग्स में बेसिकली स्टेट का टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, हमें पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एंट्री टैक्स बेसिकली टोल टैक्स, ठीक है, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स को देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस स्टेट में ट्रैवल करें। अब आ जाओ इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकती है, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कलेक्ट कर सकती है। अब सपोज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे ही टैक्स लगा दे, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दे या स्टैम्प ड्यूटी लगा दे या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगा दे, तो बेसिकली ये नहीं कर सकती। दैट इज ऑल्सो गिवन एंड एज योर फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स सेंटर पे इम्पोज नहीं कर सकती। जो ऑफिस सेंटर के लिए रिजर्व करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए, वहां पे स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। देन कॉन्करेंट लिस्ट में पावर्स हैं टैक्सेशन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टैक्सेस लेवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्या है, ड्यूटीज कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू स्टेट्स, मतलब जो यूनियन के पास जाएंगी बट कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट। जैसे स्टैम्प पेपर, मेडिकल, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज लेवेड बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट लेवाई करता है एंड देन कलेक्टेड बाय एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। स्टैम्प ड्यूटी ऑन अग्रीमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। देन टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स, मतलब यूनियन कलेक्ट कर रहा है और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इंटर स्टेट सेल्स टैक्स प्रायर टू GST, मतलब GST से पहले क्या चलता था, इंटर स्टेट सेल्स टैक्स चलता था, वो कौन कलेक्ट करता था, यूनियन कलेक्ट करता था और देन स्टेट को दे देता था। बट आफ्टर GST क्या हुआ, डिवीजन ऑफ टैक्सेस हो गया। GST रिवेन्यू शेयरिंग, आर्टिकल 269 कैपिटल A, दैट इज IGST is collected by the union and shared between center and state as per the GST council's recommendation। अब GST council की रिकमेंडेशन कहाँ है, 279 कैपिटल A, ठीक है। तो GST council कहाँ बनी, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल A में GST council है। उसके बाद ग्रांट इन एड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्टिकल नंबर 275 से 281। तो बेसिकली क्या है, कुछ ग्रांट्स हैं जो पार्लियामेंट स्टेट को देता है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब अगर कुछ हो जाए तो उस केस में स्टेट को पैसा देता है यूनियन, तो बेसिकली ये आप ग्रांट्स देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आपका बोरोइंग पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। अब बोरोइंग पावर्स देख लो, यूनियन कैन बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज फॉर नेशनल प्रोजेक्ट्स लाइक एंड फिस्कल नीड्स, ठीक है। उसके बाद बोरोइंग पावर्स ऑफ स्टेट्स कैन बोरो विद इन इंडिया, मतलब क्या है, विद इन इंडिया बोरो कर सकते हैं, बट दे रिक्वायर अप्रूवल इफ दे आर इन डेट टू सेंटर, मतलब क्या है, सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वही एनओसी वाली बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर उन्होंने ऑलरेडी सेंटर से लोन लिया हुआ है तो फर्दर लोन के लिए उन्हें अप्रूवल चाहिए, एनओसी चाहिए।
देन फाइनेंस कमीशन एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल नंबर 280। फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो फाइनेंस कमीशन बनाई गई वो आर्टिकल नंबर 218 में बनाई गई, और जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई वो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, ये याद रखिएगा, क्योंकि कैपिटल ए का मतलब क्या है, इट वाज एडेड इन एन अमेंडमेंट। अब जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है, वो ये है कि सिंपली जीएसटी काउंसिल को एक मैकेनिज्म बनाना है जो जीएसटी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा, प्लस जीएसटी कैसे इंपोज कराना है, कितना इंपोज करना है, कितने चेंजेस उसमें करने हैं, ये सारा काम है जीएसटी काउंसिल का। देन फाइनेंस कमीशन का मेजर फंक्शंस क्या है, टैक्स प्रोसीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ग्रांट इन एड फॉर वीकर स्टेट्स कैसे करेंगे, एंड देन रिव्यू ऑफ स्टेट फाइनेंसेस एंड फिस्कल नीड्स, मतलब स्टेट फाइनेंसेस को रिव्यू करना किसका काम है, फाइनेंस कमीशन का। देन उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, तो बेसिकली ये देख लो आप। उसके बाद नेक्स्ट है ये भी आप खुद ही पढ़ लेंगे, इसमें कोई भी आपको बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये बेसिकली क्रक्स में लिखा हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब आ जाइए आपकी डॉक्ट्रिन्स पे, जो कि मेजर डॉक्ट्रिन्स हैं। फर्स्ट इज टेरिटोरियल नेक्सस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस, रिपग्नेंसी, कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, अब टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब क्या होता है, अ डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस स्टेट्स दैट अ लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर विल बी वैलिड इवन इफ इट हैज बीन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन प्रोवाइडेड देयर इज अ रियल एंड सब्सटेंशियल नेक्सस कनेक्शन। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ एंड द स्टेट। सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया ऑन एनी सब्जेक्ट दैट इज मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मेंशन्ड है, उस पर लॉ बनाया। अब क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर रिलेट करता है किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर से जो कि कॉन्करेंट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है। तो अब अगर मान लो ऐसा कोई लॉ है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया जो कनेक्टेड है, मतलब कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और ये लॉ आपने जानबूझ के इनडायरेक्टली आपको दूसरे की पावर में इंक्लूड नहीं करा, आप घुसे नहीं जबरदस्ती, आपको जबरदस्ती नहीं मजबूरी में जाना पड़ा, तो उस लॉ को क्या करेंगे, उसको वैलिड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, 245 क्लॉज 1 में है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड इट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब ये होता है कि आपकी जो टेरिटरीज है उससे बाहर जा रहा है उसका स्कोप। ठीक है, अब टेरिटरीज का मतलब जमीन से नहीं है, आपकी टेरिटरीज का मतलब है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल्स, देयर मस्ट बी अ रियल कनेक्शन, वही वाली बात, कनेक्शन होना चाहिए, फेक कनेक्शन या फिर जो इलेजिटिमेट कनेक्शन है, जबरदस्ती कनेक्शन प्रूव करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एंड कनेक्शन शुड नॉट बी इल्यूजनरी और आर्बिट्ररी, मतलब इल्यूजनरी आपके मन में मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, प्लस आर्बिट्ररी आपके मन के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आपने जबरदस्ती कोई एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। ऐसे तो सारे रिलेशन ही, सारी चीजें ही आपस में कनेक्टेड हैं, सारे सब्जेक्ट मैटर्स, बट आपका जो आपको लॉ बनाने की जिसमें पावर है और वो जिसपे एक्सटीड कर रहा है, जहां पे वो जा रहा है, जहां तक वहां तक के बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए। देन दीज आर केस लॉज। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये केस लॉज आप देख लेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए वेट कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे। देन डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई दो लॉज हैं, चाहे सेंटर के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे सेंटर और स्टेट के हों, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, अगर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो कोर्ट्स की ड्यूटी ये है कि जब भी इंटरप्रिटेशन करेगा उन लॉ का, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन करता है वो करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन उसका इस सेंस में किया जाएगा कि दोनों लॉ वैलिड रखे जाए। ठीक है, मतलब दोनों लॉ को हार्मोनियसली, मतलब भाईचारे के थ्रू, हार्मोनी मतलब प्यार मोहब्बत के थ्रू इंटरप्रेट किया जाए, ताकि दोनों ही लॉ वैलिड हो जाए और किसी को हमें यह ना बोलना पड़े कि दैट लॉ इज नॉट वैलिड या फिर वॉइड। ठीक है, when two or more laws conflict they should be interpreted in a way that gives effect to both rather invalidating one, मतलब किसी एक को इनवैलिडेट करने के बजाय दोनों को इफेक्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल ये है, प्रिंसिपल्स ये हैं, शुड नॉट रेंडर वन प्रोविजन यूजलेस इफ अनदर कैन बी इंटरप्रेटेड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है कि भाई थोड़ी मेहनत करने पे इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो जाए कि दोनों लॉ वैलिड हो जाए, दोनों का मन रख लिया जाए, तो रख लिया जाएगा। ठीक है, एवरी स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट। मतलब क्या है, पूरे स्टैट्यूट को पढ़ा जाएगा, सिर्फ एक आर्टिकल या एक सेक्शन को पढ़ के आप इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, आपको पूरा स्टैट्यूट पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको लेजिस्लेशन, मतलब जो लेजिस्लेचर है जिसने वो लॉ बनाया है, उसका रियल इंटेंट पता लग सके। Then in case of conflicts, court should attempt to harmonize both provisions rather invalidate one. ठीक है,
अब ये जो कन्फ्लिक्ट की बात है, ये सेम एक्ट के अंदर दो सेक्शंस अगर मान लो हैं, दोनों कन्फ्लिक्ट में है तब भी आ सकती है। दो एक्ट्स अगर डिफरेंस में है दो तब भी आ सकती है। और अगर एक एक्ट जो सेंटर की है और एक एक्ट जो स्टेट की है, अगर वो कन्फ्लिक्ट में है तब भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल है एंड देन आपके ये केस लॉज है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है? बेसिकली इफ अ लॉ अपीयर्स टू फॉल अंडर टू लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, एंड कोर्ट लुक्स एज its true nature and substantive pith and substance to determine which legislature has power to enact it। मतलब क्या है? बेसिकली ऐसा लगता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें ऐसा लग सकता है कि दोनों लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में भी आते हैं और यूनियन लिस्ट में भी आते हैं। तो अगर ऐसा कोई लॉ है जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों में आता है, ऐसा लग रहा है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा, कोर्ट के पास पावर होगी डिसाइड करने का कि वो बताएगा कि ये लॉ एग्जैक्टली यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है। अगर कोर्ट ने कह दिया कि ये लॉ स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर चली जाएगी लॉ बनाने की। अगर कोर्ट ने कह दिया कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर हो जाएगी लॉ बनाने की। देन दीज आर योर एग्जांपल्स एंड केस लॉज। ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, ये मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं। व्हेन स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद सेंट्रल लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट मेंशन्ड है और दोनों लॉ बना देते हैं, स्टेट भी सेंटर भी, क्योंकि दोनों के पास लॉ है कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने के लिए, तो अगर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो कौन सा प्रिवेल करेगा? सेंटर का। एंड देन दीज आर योर एग्जाम्पल एंड देन दीज आर योर केस लॉज। तो केस लॉज आप जरूर एक आध केस लॉ आप जरूर याद रखेंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा बेटर एज दे देता है ओवर द अदर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, मतलब क्या है? एक पर्सन जो काम डायरेक्टली नहीं कर सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। देखो इसमें लिखा हुआ है, इफ अ लेजिस्लेचर ट्राइज टू डू इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली, लॉ इज कंसिडर्ड टू बी कलरेबल एंड इनवैलिड। मतलब क्या है? अगर मैं आपको डायरेक्टली टीच नहीं कर सकता तो मेरे इंस्ट्रक्शंस पे किसी से टीच करवा भी नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो डायरेक्टली सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इनडायरेक्टली किसी के थ्रू, मतलब वो खड़ा होकर इंस्ट्रक्शन दे और किसी और पर्सन से सर्जरी करवा दे, तो उसके इंस्ट्रक्शंस पे सर्जरी नहीं की जा सकती, बिकॉज ही इज नॉट डायरेक्टली अलाउड टू डू द सर्जरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? द डॉक्ट्रिन इंश्योर्स दैट अ लेजिस्लेचर कैन नॉट बाईपास कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या है? चालाकी दिखा के, भाई हम तो किसी और चीज के लिए जा रहे थे और हम ये भी कर बैठे। ठीक है, ऐसी चालाकी ना दिखाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन में रहा जाए, इसलिए ये डॉक्ट्रिन बनाई गई। और सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन रखा जाए, मतलब जो पावर सेपरेटेड है, डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसको मेंटेन रखा जाए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चालाकी करके इनक्रोच करे दूसरे के सब्जेक्ट्स में, स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में। ठीक है, इफ अ स्टेट ट्राइज टू रेगुलेट trade a union subject by passing a law on property taxation, it may be struck down as culpable legislation। मतलब प्रॉपर्टी टैक्सेशन जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है उस पे लॉ बनाए और प्रॉपर्टी टैक्सेशन के थ्रू ट्रेड को रेगुलेट करने लग जाए, मतलब ट्रेड पे डायरेक्टली रेगुलेशन नहीं बनाया उसने प्रॉपर्टी टैक्सेशन पे रेगुलेशन बनाया, एंड देन वो रेगुलेशन किस पे आ रहा है? इनडायरेक्टली ट्रेड प्रैक्टिसेस को हिंडर कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में वो रेगुलेशन क्या हो जाएगा? कलरेबल लेजिस्लेशन के थ्रू वॉइड हो जाएगा, स्ट्रक डाउन हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन दिस आर योर केस लॉज एंड दिस इज योर कंक्लूजन। सो आपकी सारी डॉक्ट्रिन्स कवर हो गई, इसी के साथ आपकी यूनिट 3 भी ओवर हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से पूछें, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। अगर आप कोई वीडियो कोई सब्जेक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि मुझे नहीं पता है, आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है अलग सिलेबस फॉलो हो रहा हो, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो कवर अप कर दूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।